नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। राष्ट्रभाषा के दर्जे को लेकर एक बार फिर छिड़ा विवाद। फिल्म अभिनेताओं के बयान से सुर्खियों में आया मामला। अभी हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा है हासिल। ट्रिपल तलाक के बाद तलाक हसन को भी मिली चुनौती। एक तरफा न्यायोत्तर तलाक के सभी रूपों को बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। चीनी राष्ट्रपति ने लॉन्च किया ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। निशाने पर हैं क्वाड और ऑकस जैसे समूह। बोआओ फोरम फॉर एशिया में भी हुई थी इस पर चर्चा। वर्ष 2021-22 के लिए आरबीआई की करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट जारी। कोरोना महामारी के नुकसान से उबरने में लग सकते हैं 13 साल। रिपोर्ट में आर्थिक प्रगति के 7 चक्रों पर फोकस। और ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की वैश्विक खाद्य असुरक्षा संबंधी रिपोर्ट जारी। करोड़ों लोगों को करना पड़ा खाद्य असुरक्षा का सामना। संघर्षों और आर्थिक झटकों को बताया जिम्मेदार। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। हाल ही में एक फिल्म अभिनेता द्वारा हिंदी भाषा को लेकर की गई एक टिप्पणी ने संविधान के तहत भाषा की स्थिति पर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा, जिस पर कई लोगों ने ऐतराज जताया। दरअसल हिंदी भाषा को लेकर होने वाली ये बहस कोई नई नहीं है। इससे पहले भी देश में यह मुद्दा विवाद का विषय बनता रहा है। आपको बता दें कि जिस भाषा को सरकारी और प्रशासनिक कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं, जबकि किसी भी देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। गौरतलब है कि भारत का संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा या आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है और इसकी लिपि देवनागरी स्वीकारी गई है। हिंदी के अलावा अंग्रेजी को दूसरी आधिकारिक भाषा की मान्यता दी गई है। हालांकि संविधान के लागू होने के बाद से केवल 15 वर्षों तक अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों द्वारा भाषा को लेकर चलाए जा रहे आंदोलनों के चलते इसे 15 वर्षों की समाप्ति के बाद भी आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता रहा। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा पर एक आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य संघ के आधिकारिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें करना है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 351 में भी हिंदी भाषा के विकास और इसके प्रसार के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का मसौदा जारी कर जनता की इस पर राय मांगी है। पेश किए गए ड्राफ्ट में शिक्षा के 4 क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना शामिल है। ये 4 क्षेत्र हैं स्कूली शिक्षा, बचपन में आरंभिक देखभाल और शिक्षा, अध्यापकों की शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इन 4 क्षेत्रों से संबंधित शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई थी। साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। राष्ट्रीय संचालन समिति के निर्देशन में इस पाठ्यक्रम को तैयार किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कर रहे हैं। इस ड्राफ्ट में बच्चों के समग्र विकास, कौशल पर जोर, शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका, मातृभाषा में शिक्षा आदि से संबंधित पहलुओं की चर्चा की गई है। इस प्रकार यह भारतीय शिक्षा प्रणाली के उपनिवेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने सुझाव के लिए ऐप आधारित प्रक्रिया स्थापित करने की भी बात कही, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक अपना सुझाव दे सके। वैसे तो हम पहले से ही प्रकृति को मां के समान मानते हैं, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर इसकी अहमियत को और बढ़ा दिया है।
असल में मद्रास हाईकोर्ट ने प्रकृति को कानूनी इकाई का दर्जा देते हुए जीवित जीव घोषित किया है। इसके लिए कोर्ट ने पेरेंस पेट्रे जुरिस्डिक्शन का हवाला दिया है। आपको बता दें कि पेरेंस पेट्रे जुरिस्डिक्शन एक राज्य या अदालत को नागरिकों या अन्य लोगों के परिप्रेक्ष्य में पैतृक और सुरक्षात्मक भूमिका प्रदान करने से संबंधित है। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को इस प्रकृति की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने गंगा नदी को जीवित जीव के रूप में मान्यता दी थी। आपको बता दें कि जीवित जीवों में विचार, भाषण, अभिव्यक्ति आदि की क्षमता होती है, जबकि कानूनी जीव काल्पनिक जीव होते हैं। बस अंतर इतना होता है कि कानूनी जीव कानून द्वारा दिए गए अधिकारों या कर्तव्यों के प्रयोग के लिए सक्षम होते हैं। इस प्रकार जीवित जीवों का दर्जा प्राप्त इकाइयां अपने किसी भी अधिकारों के हनन पर सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा पाएंगी। गौरतलब है कि निगम, कंपनियां आदि कानूनी इकाई के तहत ही आती हैं। न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण जीवन के अधिकार के तहत आने वाले मानवाधिकारों का हिस्सा है और सतत विकास की आड़ में लोगों को प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि लोग सतत विकास की आड़ में जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं तो यह सतत विकास न होकर स्थायी विनाश की श्रेणी में आएगा। पिछली पीढ़ियों ने हमें पृथ्वी माँ को जिस रूप में सौंपा है, हमें भी पृथ्वी माँ को अगली पीढ़ी को उसी रूप में सौंपने की जरूरत है। ऐसा माना जा रहा है कि अदालत के इस फैसले से प्रकृति के अनैतिक दोहन में कमी आएगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को भी कम करना आसान होगा। हाल ही में तलाक हसन और एक तरफा न्यायेतर तलाक के अन्य सभी रूपों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि तलाक के ये सभी रूप मनमाने, तर्कहीन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले हैं, इसलिए कोर्ट से इन्हें अमान्य और असंवैधानिक घोषित करने की अपील की गई है। दरअसल इस याचिका में दावा किया गया है कि तलाक हसन और एक तरफा न्यायेतर तलाक के अन्य सभी रूप विवाहित मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। साथ ही ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 तथा मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस का भी उल्लंघन करते हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि कई इस्लामी राष्ट्रों ने इस तरह की प्रथाओं को प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन भारत में अभी भी इनकी मौजूदगी बनी हुई है। इसके अलावा याचिका में शीर्ष अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र सरकार को सभी नागरिकों के लिए तलाक की निष्पक्ष और एक समान प्रक्रिया बनाने का आदेश जारी करे। आपको बता दें कि इस्लाम में तलाक देने के 3 तरीकों का जिक्र प्रमुख रूप से होता है। ये 3 तरीके हैं तलाक अहसन, तलाक हसन और तलाक बिद्दत। तलाक अहसन में एक बार तलाक देने के बाद पति पत्नी 3 महीने तक एक साथ रहते हैं। इन 3 महीनों के अंदर अगर दोनों के बीच सहमति बन जाती है तो तलाक नहीं होता है, लेकिन सहमति ना बन पाने की स्थिति में उनका तलाक हो जाता है। वहीं तलाक हसन में 3 महीनों की अवधि में हर महीने एक बार तलाक कहा जाता है। तीसरी बार तलाक कहने से पहले तक विवाह मान्य रहता है, लेकिन तीसरी बार तलाक कहते ही पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। जबकि तलाक बिद्दत या ट्रिपल तलाक में पति किसी भी जगह, किसी भी समय फोन या लिखकर पत्नी को तलाक दे सकता है। इसमें एक बार में 3 दफा तलाक 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 कहने के बाद पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध तुरंत समाप्त हो जाते हैं। गौरतलब है कि तलाक बिद्दत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव यानी वैश्विक सुरक्षा पहल पेश की। माना जा रहा है कि नई सुरक्षा पहल चीन को यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और क्वाड समूह का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। बीते दिनों BFA यानी बोआओ फोरम फॉर एशिया बैठक में भी शी जिनपिंग ने अधिपत्यवाद, सत्ता की राजनीति और समूहों के टकराव के खिलाफ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बनाने की बात की थी। आपको बता दें कि BFA 29 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका वार्षिक सम्मेलन चीन के हेनान प्रांत के बोआओ में हर साल आयोजित किया जाता है। इसका मकसद एशिया में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। क्वाड और ऑकस की ओर इशारा करते हुए चीन ने कहा कि वर्तमान में कुछ देश छोटे सर्किल और छोटे समूहों का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा चीन ने इंडो पैसिफिक रणनीति का भी विरोध किया है।
चीन का कहना है कि ये समूह एशिया क्षेत्र को विभाजित करके नए शीत युद्ध की बुनियाद डाल रहे हैं। साथ ही इन समूहों की मदद से अमेरिका की एशियाई नाटो बनाने की योजना है। ऐसे में यह सिक्योरिटी इनिशिएटिव पारस्परिक सम्मान, खुलेपन और एकीकरण के रूप में नए एशियाई सुरक्षा मॉडल का निर्माण करने में सक्षम होगा। साथ ही यह पहल व्यापक, सहकारी और टिकाऊ सुरक्षा के लिए वचनबद्ध होने के साथ एक तरफावाद का विरोध करेगी। हालांकि क्वाड के सदस्यों ने एशियाई नाटो या सैन्य गठबंधन बनाए जाने की बात को पूरी तरह से खारिज किया है। क्वाड का कहना है कि यह समूह व्यापक सहयोग पर आधारित है, जिसमें प्रौद्योगिकी और टीके सहित कई क्षेत्रों में समझौते किए गए हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और 55 से अधिक देशों ने एक स्वतंत्र और ओपन इंटरनेट के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। इसके पीछे साइबर स्पेस में डिजिटल मानवाधिकारों की रक्षा को वजह बताया गया। इसके लिए इन सभी देशों ने कुछ बातों को लेकर आपसी सहमति बनाई है। इनमें नागरिकों की इंटरनेट तक पहुंच बंद ना करना, अवैध तरीके से नागरिकों की जासूसी ना करना, चुनाव को प्रभावित करने के लिए गलत सूचना अभियान ना चलाना आदि प्रमुख हैं। आपको बता दें कि इन देशों द्वारा किए गए संकल्प या प्रतिज्ञा को डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट नाम दिया गया है। दरअसल इन सभी देशों ने प्रतिज्ञा ली है कि वे लीगल कंटेंट तक लोगों की पहुंच सीमित नहीं करेंगे और किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाएंगे। साथ ही इन्होंने इंटरनेट तक सभी की पहुंच को बढ़ावा देने और इंटरनेट यूजर्स, खासकर युवाओं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी संकल्प लिया है। इसके अलावा सभी देशों ने नेट न्यूट्रलिटी सिद्धांत का पालन करते हुए कंटेंट या वेबसाइट्स को ब्लॉक ना करने की बात कही है। इतना ही नहीं, सभी देश साइबर अपराधों के खिलाफ बहुपक्षीय प्रयासों का समर्थन करने के लिए भी सहमत हुए हैं। पिछले कुछ सालों में व्यापारियों और सरकारों ने अनेक रैंसमवेयर हमलों का सामना किया है। हालांकि इन सभी देशों द्वारा की गई प्रतिज्ञा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसका उपयोग नीति निर्माताओं, नागरिक समाज संगठनों आदि द्वारा सार्वभौमिक इंटरनेट नियम बनाते समय एक रेफरेंस के रूप में किया जा सकता है। गौरतलब है कि यूरोपियन आयोग, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की सरकारों ने भी इस प्रतिज्ञा का समर्थन किया है। वहीं दुनिया के दो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी बाजारों भारत और ब्राजील ने अभी तक इसका समर्थन नहीं किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। बता दें कि इस रिपोर्ट की थीम रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट है और यह रिपोर्ट पोस्ट कोविड रिकवरी और मध्यम अवधि में वृद्धि दर बढ़ाने के लिए कई सुझाव देती है। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को कोविड-19 महामारी के कारण हुए नुकसान से उबरने में लगभग 13 साल और लग सकते हैं। आपको बता दें कि आरबीआई की यह हालिया रिपोर्ट कई प्रकार की चिंताओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। इनमें महामारी जनित आर्थिक चुनौतियां, रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते मुद्रास्फीति का बढ़ना, डीग्लोबलाइजेशन आदि प्रमुख हैं। दरअसल कोरोना महामारी के कारण भारत को उत्पादन, जीवन और आजीविका के मामले में दुनिया में सबसे अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि देश में आर्थिक गतिविधियां 2 साल बाद बड़ी मुश्किल से प्री कोविड स्तर तक पहुंच सकी हैं, लेकिन महामारी से हुए नुकसान की पूरी भरपाई वर्ष 2034-35 तक होने की उम्मीद है। रिपोर्ट का मानना है कि रूस यूक्रेन संघर्ष ने भी कोविड-19 रिकवरी की गति को कम किया है। इसके चलते न केवल वस्तुओं की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, बल्कि पूरे विश्व में वस्तुओं की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेड, पूंजी प्रवाह और ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित करने वाली डीग्लोबलाइजेशन की चिंता ने भी कारोबारी माहौल के लिए अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में सुझाए गए आर्थिक सुधारों की बात करें तो यह रिपोर्ट प्रस्तावित सुधारों के लिए आर्थिक प्रगति के 7 चक्रों पर फोकस करती है। ये 7 क्षेत्र हैं: कुल मांग, सकल आपूर्ति, संस्थान बिचौलिए और बाजार, व्यापक आर्थिक स्थिरता और नीति समन्वय, उत्पादकता और तकनीकी प्रगति, संरचनात्मक परिवर्तन और वहनीयता। रिपोर्ट के अनुसार 6.5 से 8.5% की मध्यम अवधि की स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए संरचनात्मक सुधार और मूल्य स्थिरता बहुत जरूरी है। इसके लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का समय समय पर पुनर्संतुलन किया जाना आवश्यक है। साथ ही रिपोर्ट में मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं को हासिल करने के लिए अगले 5 वर्षों में
सरकारी ऋण को जीडीपी के 66% से कम करने का सुझाव भी दिया गया है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में जिन संरचनात्मक सुधारों की चर्चा की गई है उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्किल इंडिया मिशन पर सार्वजनिक व्यय के माध्यम से श्रम की गुणवत्ता बढ़ाना, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है। इसके तहत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाना, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना आदि शामिल हैं। वर्तमान में भारत हीट वेव्स की एक असामान्य रूप से लंबी श्रृंखला की चपेट में है। मार्च के अंत में शुरू हुई इस लहर ने अप्रैल खत्म होते होते अधिकांश उत्तर भारत को झुलसा दिया है। साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि पिछले 122 सालों में उत्तर पश्चिम भारत में अप्रैल सबसे गर्म महीना था। आपको बता दें कि किसी क्षेत्र विशेष में चलने वाली वायु को हीट वेव की संज्ञा तब दी जाती है जब इसका तापमान सामान्य तापमान से बहुत अधिक हो जाता है। असल में किसी मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री अधिक होने पर हीट वेव की घोषणा हो जाती है। वहीं अधिकतम तापमान अगर सामान्य तापमान से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो जाता है तो यह प्रचंड या गंभीर हीट वेव कहलाती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि इस वर्ष 27 अप्रैल तक औसत अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस था, जो अप्रैल महीने के पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। साथ ही इस वर्ष अप्रैल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में औसत अधिकतम तापमान वर्ष 1951 के बाद से सबसे अधिक रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी हीट वेव्स के चलते अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि इनमें से अधिकांश राज्यों में इस दौरान तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और सामान्य तापमान से लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि तटीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होने पर हीट वेव्स की घोषणा की जाती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होने पर वहां चलने वाली हवाएं हीट वेव्स का रूप धारण कर लेती हैं। हाल ही में CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने संयुक्त रूप से एक MOU साइन किया है। यह समझौता बंगलुरु में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2022 कार्यक्रम के दौरान किया गया। इसका मकसद स्वदेशी तकनीकी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार और ICT के विविध क्षेत्रों में एक साथ काम करना है। समझौते में दोनों ने 4G, 5G, ब्रॉडबैंड, IoT अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंप्यूटिंग सहित कई अन्य क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों की पहचान करने में सहयोग की बात कही है। साथ ही इसके विकास के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर भी सहमति जताई गई है। इसके अलावा भविष्य में जरूरत पड़ने पर विशेष भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए विशिष्ट परियोजनाओं पर समझौते पर भी रजामंदी हुई है। इस प्रकार यह समझौता ज्ञापन दोनों मंत्रालयों तथा दोनों संस्थाओं के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देगा। साथ ही विश्व स्तरीय आधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भी अवसर प्रदान करेगा। इस प्रकार यह समझौता राष्ट्रीय संचार नेटवर्क को मजबूत करने, सुरक्षित रखने, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की नींव को भी मजबूत करेगा। आपको बता दें कि CDOT की स्थापना साल 1984 में की गई थी। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत कार्य करता है। यह दूरसंचार प्रौद्योगिकी के स्वदेशी डिजाइन, विकास और उत्पादन के क्षेत्र में रिसर्च करने से संबंधित संगठन है। इसे स्वदेशी दूरसंचार क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। इस संगठन ने भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। CDEC की बात करें तो इसकी स्थापना अमेरिका द्वारा सुपर कंप्यूटर देने के मना करने के बाद साल 1988 में की गई थी। यह संस्था इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास का कार्य करती है। CDEC ने सुपर कंप्यूटर परम के निर्माण से लेकर आज तक कंप्यूटर की कई पीढ़ियों का विकास किया है। हाल ही में GNAFC यानी ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संबंध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में लगभग 40 मिलियन अधिक लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 53 देशों के लगभग 193 मिलियन लोगों ने वर्ष 2021 में निचले स्तर पर गंभीर खाद्य असुरक्षा को महसूस किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इथियोपिया, दक्षिणी मेडागास्कर, दक्षिण सूडान और यमन में
खाद्य सुरक्षा की स्थिति गंभीर रूप से चिंताजनक है। लिहाजा यहाँ के आधे मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका, भूखमरी और मृत्यु के संकट को टालने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। आपको बता दें कि हालिया रिपोर्ट में इस गंभीर खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से 3 कारकों को जिम्मेदार माना गया है। ये 3 कारक हैं युद्ध या संघर्ष, चरम मौसमी घटनाएं और आर्थिक झटके। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध या संघर्ष के चलते 24 देशों में लगभग 139 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ा। आपको ये भी बता दें कि ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन, विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। इसे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट 2016 में यूरोपियन यूनियन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तथा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा लॉन्च किया गया था। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर रहे। उन्होंने 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क की यात्रा की। लेकिन फ्रांस की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री को एक बड़ा झटका तब लगा जब फ्रांसीसी रक्षा कंपनी नेवल ग्रुप ने भारत के P-75I यानी P-75 इंडिया प्रोजेक्ट में भाग लेने से मना कर दिया। आपको बता दें कि इसके तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए किया जाना था। नेवल ग्रुप का कहना है कि वह AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से संबंधित RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है, लिहाजा वह इसमें भाग लेने में असमर्थ है। वहीं भारत का कहना है कि नेवल ग्रुप भारतीय साझेदार कंपनियों के साथ अपनी प्रौद्योगिकी साझा नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने इस करार को तोड़ा है। आपको बता दें कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली किसी भी भारतीय कंपनी को रक्षा सामग्री बनाते समय भारतीय साझेदार कंपनी के साथ संबंधित जानकारी एवं प्रौद्योगिकी को साझा करना होगा। RFP परियोजना से संबंधित एक दस्तावेज होता है जिसमें सरकार और बोली लगाने वाली कंपनी के बीच होने वाली डील से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं। वहीं AIP पनडुब्बियों से संबंधित एक तकनीक है। वास्तव में पनडुब्बियां 2 प्रकार की होती हैं, पारंपरिक और परमाणु। पारंपरिक पनडुब्बियों में ईंधन के रूप में डीजल और इलेक्ट्रिक बैटरी का प्रयोग किया जाता है, जिनको दहन के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए रोज पानी के ऊपर आना पड़ता है। वहीं AIP तकनीक एक पनडुब्बी को अधिक समय तक पानी में डूबे रहने की क्षमता प्रदान करती है। सीधे शब्दों में कहें तो AIP तकनीक एक पनडुब्बी को सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की इजाजत देती है। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट 75 भारतीय सरकार की पनडुब्बी निर्माण से जुड़ी एक योजना है। भारत ने कारगिल युद्ध के समय नौसेना को मजबूत करने के मकसद से इसे साल 1999 में लॉन्च किया था। इस परियोजना का लक्ष्य भारत को वर्ष 2030 तक 24 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करना था। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में राजभाषा पर एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, वर्ष 2021-22 के लिए RBI की करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस रिपोर्ट की थीम रिवाइव और रिकवर है। 2. रिपोर्ट में अगले 10 वर्षों में सरकारी ऋण को GDP के 66% से कम करने का सुझाव दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर हीट वेव की घोषणा की जाती है। कथन 2, तटीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान के 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होने पर हीट वेव्स की घोषणा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। विकल्प है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
सी डॉट की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी और ये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2. सी डैक की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रोजेक्ट 75 भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। 2. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फ्रांस के नौसेना समूह की तकनीकी सहायता से इन पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। विकल्प है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiyis.com। साथ ही हमारे दृष्टि आईएएस हिंदी, इंग्लिश और पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक अनंगताल झील की मरम्मत कराने का आदेश दिया। दरअसल सरकार इस साइट को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर विचार कर रही है, इसलिए इस झील का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये झील दिल्ली के महरौली में स्थित है और इसका निर्माण अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060 ईस्वी में कराया गया था। अनंगपाल द्वितीय, जिन्हें अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है, उनका संबंध तोमर वंश से था। इन्हें 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और इसे बसाने हेतु जाना जाता है। हाल ही में बिहार अनाज आधारित एथेनॉल उत्पादन प्लांट वाला देश का पहला राज्य बन गया। यह प्लांट बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित है और ये राज्य में प्रस्तावित 17 एथेनॉल इकाइयों में से एक है। क्योंकि इस एथेनॉल प्लांट को नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, इसलिए इस प्लांट से किसी भी प्रकार के अपशिष्ट का उत्सर्जन नहीं होगा। इस प्रकार ये राज्य का एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एथेनॉल उत्पादन प्लांट भी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 से 2020 के बीच जन्म दर में लगभग 2.40% की गिरावट दर्ज हुई। इसके चलते वर्ष 2020 में पंजीकृत जन्म के मामलों की संख्या घटकर 2.42 करोड़ हो गई है। वहीं वर्ष 2019 में पंजीकृत मृत्यु के मामलों की संख्या 76.40 लाख से बढ़कर वर्ष 2020 में 81.20 लाख हो गई, जो कि मृत्यु दर में 6.2% की वृद्धि दर्शाती है। भारतीय रेलवे ने 21 जून को पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की है। ये ट्रेन स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट वाले स्थानों को कवर करेगी। आपको बता दें कि रामायण सर्किट के तहत भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ यानी ट्राइफेड ने वाइल्ड एंड फॉरेस्ट हनी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन का मकसद शहद का उत्पादन और शहद का संग्रह करने वाले आदिवासियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। गौरतलब है कि शहद विश्व भर में एक लोकप्रिय स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल तथा एंटीऑक्सीडेंट्स के गुणों से भी भरपूर है। हाल ही में भारत के चारुदत्त मिश्रा को प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। ये पुरस्कार उन्हें लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी ने प्रदान किया। ये उनका दूसरा विटली फंड फॉर नेचर अवार्ड है। इससे पहले वो इस अवार्ड को साल 2005 में प्राप्त कर चुके हैं। ये अवार्ड उन्हें एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले तेंदुए के संरक्षण में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को थल सेना का अगला उप प्रमुख बनाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बीएस राजू वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के पद पर कार्य कर रहे हैं और वे वर्तमान थल सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। जनरल मनोज पांडे मौजूदा जनरल एम नरवणे के सेवानिवृत्त होने के बाद थल सेना प्रमुख बनेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना है। इस परियोजना पर अगले 5 सालों में लगभग 172 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मकसद देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों का संरक्षण करना है। ये प्रोजेक्ट 7 विषयों समुद्री फसल, पशु चिकित्सा,
फ्रेश वाटर, चरागाह जैव विविधता, वन अधिकार क्षेत्रों का संरक्षण और प्रबंधन तथा वनों के पुनर्जनन पर काम करेगा। उधर महाराष्ट्र कारागार विभाग ने जिवला नामक क्रेडिट योजना शुरू की है। ये राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों से जुड़ी एक ऋण योजना है। इसे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के सहयोग से लागू किया जाएगा। पहले इसे पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था। अब इसे राज्य भर की लगभग 60 जेलों में विस्तारित किया जाएगा। ये भारत में कैदियों के लिए पहली क्रेडिट योजना है जो सजा की अवधि पूरी होने के बाद कैदियों के पुनर्वास में मददगार साबित होगी। 3 मई को बसवा जयंती कर्नाटक सहित दक्षिण भारत में धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि बसवा जयंती कर्नाटक में लिंगायतों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। 12वीं शताब्दी के कवि और दार्शनिक बसवेश्वर या बासवन्ना लिंगायतवाद के संस्थापक थे। इसीलिए इनकी जयंती को लिंगायत समुदाय द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। वो जाति व्यवस्था से रहित समाज में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने में विश्वास रखते थे। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।